और ये कहना बहुत ज़रूरी है कि साईं बाबा को दोबारा जेल में भेजा गया, क्योंकि बम्बई उच्च न्यायालय ने उनको रिहा कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा वह क्यों फ़िक्र की बात है हम सब के लिए, उस पर सोचने की ज़रूरत है। उच्च न्यायालय ने कहा था, जैसा कॉलिन गोंजाल्विस ने समझाया, कि डॉक्टर साईं बाबा पर आपने एक मामला दर्ज किया, उनको एक ख़ास कानून के तहत आपने गिरफ़्तार किया था और आप उसके आगे उस कानून के तहत कार्रवाई करने वाले थे, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। कॉलिन ने यह बतलाया कि उसमें यह बात लिखी हुई है कि इसमें मामला आगे चलाने के पहले आपको सरकार की इजाज़त लेनी पड़ेगी, सैंक्शन लेना होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये बहुत सख्त कानून है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के खिलाफ हम सब लोग हैं, हम सब उसको रद्द करने की मांग करते हैं। लेकिन वो रद्द ना भी हो, हम एक मिनट के लिए भारतीय राज्य की इस बात को मान लें कि आतंकवाद सामान्य अपराधों से बड़ा अपराध है। उससे निपटने के लिए हमें ख़ास कानून चाहिए, राज्य को ख़ास अधिकार चाहिए, हम मान लेते हैं, क्योंकि सचमुच आतंकवाद एक सामान्य चीज़ नहीं है। आतंकवाद में बहुत सारा षड्यंत्र और बहुत कुछ शामिल होता है, इसलिए जैसा उपेंद्र बख्श कहते हैं कि उसमें संदेह का दायरा व्यापक हो जाता है। और संदेह का दायरा व्यापक होने के चलते सरकार को शक हो सकता है, आप भी हो सकते हैं उसमें, आप भी हो सकते हैं उसमें, और सरकार हो सकता है आप सबको पुलिस पकड़ने की कोशिश करे, क्योंकि मामला सुलझ नहीं रहा है, कोई एक उसको इसका अधिकार है। लेकिन यह कानून इतना सख्त है, इसकी सज़ा इतनी सख्त है, इसलिए इस कानून में अगर आप किसी को गिरफ्तार करना चाहते हैं, उस पर मुकदमा चलाना चाहते हैं, तो उसके पहले इसकी जांच करना बहुत ज़रूरी है कि इसका पर्याप्त आधार है कि नहीं। उस जांच के बिना, जिसे सैंक्शन कहा जाता है, इजाज़त कहा जाता है, वह इजाज़त नहीं दी जा सकती है। जांच में अगर आप संतुष्ट हो गए कि हाँ इसके पर्याप्त आधार है कि इनको गिरफ्तार किया जाए और उन पर मुकदमा चलाया जाए, तो आपको वो लिखना पड़ेगा क्यों। और बम्बई उच्च न्यायालय ने कहा कि साईं बाबा के मामले में यह नहीं हुआ। जो पहली ही चीज़ थी, यानी पहला ही कदम आपने नहीं उठाया, आपने पहला कदम नहीं उठाया और उसके बाद की सारी चीज़ें आपने कर दी, तो पहला कदम अगर गलत है तो बाद की चीज़ें अपने आप ही निरस्त हो जाती हैं। यह बम्बई उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि साईं बाबा के मामले में सैंक्शन की जो प्रक्रिया थी वह सही नहीं थी, जो रिपोर्ट है वह रिपोर्ट कुछ नहीं बताती है, जैसे कॉलिन ने कहा वो शून्य है, इसलिए पूरा मामला ही खारिज हो जाता है, उसके आगे विचार करने की ज़रूरत ही नहीं। आखिरकार सारा संविधान और सारे कानून जिस एक सिद्धांत की बुनियाद पर बने हैं, टिके हुए हैं, वह सिद्धांत है हिंदुस्तान में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना, उसको सुनिश्चित करना। यह प्राथमिक सिद्धांत है, प्राथमिक दायित्व है राज्य की सारी संस्थाओं का कि वह हर व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करेगी। अदालत का भी यही काम है, क्योंकि राज्य के पास बहुत अधिकार हैं, तो राज्य उन अधिकारों का दुरुपयोग भी कर सकता है, पुलिस भी कर सकती है। उस दुरुपयोग के बाद कौन उसको दुरुस्त करेगा, वह काम अदालत का है, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ही है, यह संविधान का एक तरह से आदेश है, और उसी काम में सबको लगना है, और उसमें आखिरी चीज़ अदालत है। तो अदालत राज्य के द्वारा की गई गलतियों को दुरुस्त करती है। लेकिन साईं बाबा के मामले में ठीक उल्टा हुआ। इस देश के बहुत माहिर वकीलों ने कहा है, और कपिल सिब्बल ने अभी कुछ दिन पहले यह बात कही
कि हमने यह बात तो सुनी थी कि कन्विक्शन सस्पेंड नहीं होता है। जैसे अगर कोई कन्विक्ट हुआ तो हम गए उसके पास कि भाई आप इसको सस्पेंड कर दीजिए, तो कोर्ट्स उसमें कई बार आनाकानी करते हैं और अदालत खास रुचि लेती है अगर किसी की जान खतरे में है, जैसे कल फांसी की सज़ा हो जानी है, कुछ हो जाना है, तो अदालत उस पर तुरंत बैठती है और तय करती है कि नहीं। क्यों? क्योंकि वही जान का अधिकार और आज़ादी का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है, उसको सुनिश्चित करना। लेकिन यह आज तक नहीं सुना गया, ऐसा कपिल सिब्बल ने कहा, कि किसी को जब आज़ाद किया गया हो तो सर्वोच्च न्यायालय उसको पलट दे या अदालत उसको पलट दे। कन्विक्शन और एक्विटल या रिहा करना, तो यहां सर्वोच्च न्यायालय क्या कह रहा है कि आप आज़ाद रहें, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बंबई उच्च न्यायालय ने तो इस मामले के जो दूसरे पहलू थे उन पर विचार ही नहीं किया। लेकिन प्रश्न दूसरे पहलुओं तक पहुंचने का है ही नहीं। प्रश्न यह है कि जो प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया गया, और जनतंत्र में यदि आप प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं तो वह जनतंत्र नहीं है। जनतंत्र फौरी इंसाफ का नाम नहीं है। इसीलिए हम सारे लोग इस तरह के इंसाफ का, जिसमें यहाँ लोग बैठे हुए हों और सब एक ही तरह के सोचने वाले हों, और किसी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि हमने इनको दोषी करार दिया, अब इनको पीटो और इनको मार डालो, क्या हम इस तरह के इंसाफ के पक्ष में रहेंगे? हम ऐसे, क्योंकि कोई प्रक्रिया नहीं की गई, इसलिए प्रक्रियाओं का जनतंत्र में बहुत महत्व है। संसद में भी, संसद के बाहर भी, अदालत में भी। और साईं बाबा के मामले में यह नहीं किया गया। न सिर्फ साईं बाबा के मामले में, बल्कि आप ज्योति जगताप का मामला देख लीजिए। ज्योति जगताप के मामले में क्या कह रही है अदालत? क्यों ज्योति जगताप को जमानत नहीं मिलेगी? क्योंकि ज्योति जगताप ने सरकार की आलोचना की, उन्होंने सरकार का मजाक बनाते हुए गाने गाए, उनकी आलोचना करते हुए गीत गाए। इसलिए ज्योति जगताप अपराधी है। अब यह तो बहुत ही विचित्र बात है। इसका मतलब है कि अब हम इस जनतंत्र में कोई नुक्कड़ नाटक नहीं कर सकते, कोई भाषण नहीं दे सकते, हम सरकार की कोई आलोचना कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर हम सरकार की आलोचना करेंगे तो हमें कहा जाएगा कि देखिए, इन्होंने सरकार की आलोचना में इन शब्दों का इस्तेमाल किया, इसलिए अपराधी हैं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। कबीर कला मंच की ज्योति जगताप को इस तरह के गीत गाने के लिए और शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है कि वो आतंकवादी हैं और उनको रिहा नहीं करना चाहिए। उमर खालिद के मामले में बार बार कॉलिन ने क्रांतिकारी अभिवादन, क्रांतिकारी सलाम कह के आपको बतलाया कि दरअसल अदालत क्या कह रही है। अदालत का कहना है कि उमर खालिद ने अपने भाषण में इनकलाबी इस्तकबाल, यही थे ना लफ्ज़, इनकलाबी इस्तकबाल शब्द, जैसे उन्होंने कहा क्रांतिकारी सलाम, इस्तकबाल यानी स्वागत, और क्रांतिकारी सलाम, ये तो हम आप सब करते रहते हैं। अदालत ने कहा अब तो भारत में जनतंत्र है, तो भारत जब जनतंत्र है तो क्रांति की बात क्यों की जा रही? क्रांति की बात करने से खून खराबी की बू आती है। क्रांति का मतलब खून खराबा है। अगर आपने क्रांति के पहले रक्तहीन विशेषण नहीं लगाया है तो इसका मतलब है आप खून खराबा करना चाहते हैं। तो उमर खालिद कोड लैंग्वेज में जब क्रांतिकारी अभिवादन कर रहे थे, वो तो लोगों को कह रहे थे कि खून खराबा करो। यह तर्क है अदालत का। उमर खालिद की जमानत की अर्जी खारिज करने के पीछे का तर्क है कि उमर खालिद क्रांतिकारी अभिवादन, इनकलाबी इस्तकबाल जैसे लफ्ज़ बोल रहे थे। इन सारे मामलों को साथ में देखना चाहिए, वो चाहे साईं बाबा का मामला हो या उमर खालिद की जमानत की अर्जी रद्द करना हो या ज्योति जगताप की जमानत की अर्जी रद्द करना हो। और ये भी याद रखना चाहिए कि दरअसल इन सब में मामले को सर के बल खड़ा कर दिया गया है।
और मैं सिर्फ 2 मिनट यह बात आपको याद दिला के अपनी बात खत्म करूंगा। भीमा कोरेगांव में जहां दलित इकट्ठा हुए, वहां एक कार्यक्रम हुआ, जैसे हम सब लोग यहां इकट्ठा हैं, एक कार्यक्रम हुआ। आप सारे लोग निकले, निकलकर आप घर जा रहे हैं, आप पर हमला हो जाता है, तो पुलिस का क्या काम है? उस हमले की जांच करे, किसने हमला किया, उस हमले में जान जाती है, आखिर वह हमला किसने करवाया। 2 हिंदुत्ववादी लोगों का नाम आता है, इन्होंने हमला करवाया, उन पर एफआईआर होती है, लेकिन वह एफआईआर की जांच आगे नहीं चलती है, एक उल्टी एफआईआर की जाती है। वह एफआईआर क्या है? भीमा कोरेगांव के उस कार्यक्रम में जो लोग इकट्ठा हुए थे, उन्हीं लोगों ने वह हिंसा भड़काई थी। अब उसके बाद जांच का दायरा फैला दिया जाता है, जाल फैला दिया जाता है, स्टैन स्वामी पकड़े जाते हैं, सुधा भारद्वाज को गिरफ्तार किया जाता है, आनंद तेलतुंबड़े को गिरफ्तार किया जाता है, रोना विल्सन और बाकी तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। और एक नई बात कही जाती है, वो नई बात क्या है? प्रधानमंत्री की हत्या का षड्यंत्र किया जा रहा था। अब बात कहां से शुरू हुई थी? भीमा कोरेगांव की सभा के बाद हिंसा हुई, जो कि एक घटना थी, हिंसा की घटना। पता यह करना था कि उस किसने हिंसा की, वह बात तो कहीं रह गई, पीछे छूट गई। अब एक बड़ा षड्यंत्र की कहानी, बड़े षड्यंत्र की कहानी कि प्रधानमंत्री की हत्या, इस देश को अस्थिर करना वगैरह। उसी प्रकार दिल्ली में जब सीएए के खिलाफ आंदोलन हो रहा था, उस आंदोलन के दौरान ही फरवरी 2020 में जब औरतों ने कुछ जगह सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया, तो हमले शुरू हो गए। हमले किन पर हुए? सीएए के खिलाफ जो लोग आंदोलन कर रहे थे, उन पर हमला हुआ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाकों में हमला हुआ, 53 लोग मारे गए, 40 मुसलमान, 13 हिंदू। सैकड़ों घर तबाह हुए, दुकानें तबाह हुई, लूटी गई, जलाई गई, बर्बाद कर दी गई, मस्जिदें तोड़ी गई, मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया। यह है असल घटना। किसने किया, पता यह करना है। किसने यह हमला किया, कौन इसके पीछे था, किसने साजिश की? दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? सीएए आंदोलन किसने किया? सीएए आंदोलन में लोगों को इकट्ठा किसने किया? सीएए आंदोलन में लोगों को उत्तेजित किसने किया? जो भीमा कोरेगांव में, वही दिल्ली हिंसा। हम एक ऐसी स्थिति में हैं, और कल और आज जो तथाकथित चिंतन शिविर भारत के गृह मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, अलग अलग राज्यों के, उनको मिलाकर किया गया, जिसमें कल भारत के गृह मंत्री ने एक भाषण दिया और आज प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। उसके ब्यौरे मैंने नहीं पढ़े, लेकिन मुझे एक पत्रकार मित्र ने फ़ोन करके कहा कि यह कहा गया है कि इस देश में हर प्रकार के नक्सलवाद को समाप्त करना है, बंदूक वाले नक्सलवाद को भी और कलम वाले नक्सलवाद को भी। मुझे नहीं पता कि किस कलम वाले को नक्सलवादी कहा जाएगा और किसको नहीं कहा जाएगा। क्या मेधा पाटकर नक्सलवादी हैं? क्या गिरीश कर्नाड नक्सलवादी थे? नक्सलवादी होने का मतलब क्या होता है? नक्सलवादी कौन है? और नक्सलवादी होना अपने आप में अपराध कैसे हो गया? नक्सलवाद को किस तरह से परिभाषित किया जाता है? लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस प्रकार फिर प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी ने अर्बन नक्सल गुजरात चुनाव के समय से लेकर अब तक नक्सलवाद के हव्वे को फिर से खड़ा किया है, उसमें इसकी आशंका बहुत बढ़ गई है कि जो भी इस मुल्क में सोचने समझने वाला है, जो भी आज़ाद ढंग से अपनी बात कहना चाहता है या कहना चाहती है, उसे आसानी से नक्सलवादी बिल्ला लगाकर और उसके खिलाफ गिरफ्तारी,
और दूसरी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। प्रश्न हमारा और आपका है कि हम इस बात के खिलाफ और यह सब कुछ जो हो रहा है यह क्यों भारत की जनता के विरुद्ध एक साजिश है, भारत की जनता की ज़ुबान काट लेने की एक साजिश है। हम क्या यह बात जनता को बता पाएंगे, समझा पाएंगे और बतला पाएंगे कि यह दरअसल इन कुछ लोगों के खिलाफ साजिश नहीं है जिनको अर्बन नक्सल कहा जा रहा है, जो पूरी जनता के खिलाफ साजिश है, क्योंकि उस जनता की आवाज़ इन्हीं ज़ुबानों से जाती है। आप जब उमर खालिद को गिरफ्तार कर लेते हैं, आप जब हैनी बाबू को गिरफ्तार कर लेते हैं, आनंद तेलतुंबड़े को कर लेते हैं, या शर्जील इमाम को कर लेते हैं, या गुलफिशा को कर लेते हैं, तो आप जनता की ज़ुबान छीन लेते हैं। तो हमें और आपको, हमारे और आपके ऊपर दायित्व यह है कि हम जनता से यह बात कर सकें और उसे यह समझा सकें। यह दायित्व बहुत कठिन है, बहुत बड़ा है, लेकिन यह काम हम लोगों को करना है। आपस में बातचीत करते हुए यहाँ बहुत सारे नौजवान बैठे हैं और यह बहुत उत्साह की बात है, और इसी तरह हमें ज़्यादा इस चर्चा को और नौजवानों के बीच ले जाना और जनता के और हिस्सों के बीच ले जाना बहुत ज़रूरी है। और यह समझाना बहुत ज़रूरी है कि जनतंत्र में आमतौर पर आज़ादी का भ्रम होता है। ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग जेल चले जाते हैं, लेकिन असल जनतंत्र वही है जहां सरकार की आलोचना करने वाला आज़ाद रह सके और वह सरकार की आलोचना करने के बाद भी आज़ाद रह सके। अगर वो आज़ाद नहीं है तो बाकी लोग नौकरी करते हैं, क्लास में जाते हैं, मेट्रो में चलते हैं, और यह माना जाता है कि वो आज़ाद हैं, तो वो आज़ादी नहीं है।